तो सोचिए, कोंकण का एक छोटा सा गांव है, चिंचवाड़। रात के करीब 11 बजे होंगे। चारों तरफ एकदम सन्नाटा, बस झींगरों की आवाज उस खामोशी को और भी डरावना बना रही है। कहानी का मेन कैरेक्टर है आर्यन, जो अपने पुश्तैनी घर की खिड़की से बाहर देख रहा है एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ को। और उस पेड़ की टहनियां है ना, वो हवा में कुछ ऐसे हिल रही हैं जैसे मानो किसी की हड्डियां हों। बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। ये बात कही थी काका साहिब ने, घर के एक बड़े बुजुर्ग ने, जब उन्होंने आर्यन को उस पेड़ को पानी देते हुए देख लिया था। अब सोचिए, ये शब्द सिर्फ एक सलाह नहीं थे। नहीं, ये तो एक बहुत गहरे, एक अलौकिक राज की तरफ इशारा कर रहे थे। एक ऐसी प्यास जो पानी से नहीं, किसी और ही चीज से बुझती है। आखिर क्या मतलब था इसका? तो चलिए कहानी के इसी राज में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर उस पीपल के पेड़ में ऐसा था क्या? गांव वाले जिस मुंजिया की बात करते हैं, ये है कौन आखिर? देखिए, मुंजिया कोई आम भूत प्रेत जैसा नहीं है। ये एक बहुत ही खास तरह की अतृप्त आत्मा होती है। मतलब एक ऐसा लड़का जिसका जनेऊ संस्कार तो हो चुका है, लेकिन शादी होने से ठीक पहले ही उसकी मौत हो जाती है। और बस उसकी यही अधूरी इच्छा, शादी करने की इच्छा, उसे इस दुनिया से बांध कर रखती है और उसे एक भयानक ताकत दे देती है। और अब कहानी में आता है हमारा हीरो आर्यन, आज की पीढ़ी का लड़का जिसे ये सारी बातें, आप जानते हैं ना, अंधविश्वास लगती हैं। तो वो क्या करता है? वो फैसला करता है कि वो इस अंधविश्वास को चुनौती देगा। और यकीन मानिए, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। तो जैसे ही आर्यन उस पेड़ के पास पहुंचता है ना, सबसे पहली अजीब चीज होती है, एकदम से हवा बर्फीली हो जाती है। एक ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक पहुंच जाए और ये एहसास दिलाए कि भाई अब यहाँ कोई और भी है। और फिर ठंडक के बाद आती है एक अजीब सी गंध, जैसे सड़े हुए फूल और पुरानी राख को मिला दिया हो। मतलब हवा में अब सिर्फ ठंडक नहीं थी, एक तरह से मौत की महक भी घुल चुकी थी। तभी पेड़ के अंदर से एक हंसने जैसी आवाज आती है और ये शब्द गूंजते हैं। और आवाज से साफ पता चल रहा था कि आर्यन का वहां आना कोई इत्तेफाक नहीं था। कोई तो था जो उसका इंतजार कर रहा था। और फिर मुंजिया ने अपना असली मकसद साफ कर दिया। उसे कोई बदला नहीं चाहिए था, उसे किसी को डराना नहीं था, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी। और इसी एक लाइन के साथ ये पूरा किस्सा एक अनजाने डर से बदलकर आर्यन के लिए एक पर्सनल खतरा बन गया। अब वो खौफ सिर्फ उस पेड़ तक नहीं रहा, वो साया आर्यन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। और इस बार उसका निशाना आर्यन नहीं, बल्कि उसकी बहन सई थी। अब परिवार को उस काले सच का सामना करना था जिसे वो न जाने कितनी पीढ़ियों से दबाए बैठे थे। सोचिए, आधी रात का वक्त है। अचानक छत पर किसी के तेजी से दौड़ने की आवाजें आती हैं और फिर गूंजती है सई की चीख। मुंजिया घर के अंदर था और वो सई को खींच कर ले जा रहा था। ठीक तभी काका साहिब वहां पहुंचते हैं, मंत्र पढ़ते हुए उस पर भस्म फेंकते हैं और वो साया पीछे हट जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। और हाँ, धुएं में गायब होने से ठीक पहले वो एक वादा करके गया। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, ये जो अभी हुआ वो तो बस एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी जीत थी। और अब वो राज सामने आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। पता है क्या? वो कोई बाहरी आत्मा थी ही नहीं, वो तो परिवार का ही खून था। आर्यन के परदादा का छोटा भाई, जिसने सिर्फ 12 साल की उम्र में शादी करने की जिद की थी और जब मना किया गया तो उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। और उसकी वही अतृप्त आत्मा अब एक खानदानी अभिशाप बन चुकी थी। अब मामला हाथ से निकल रहा था तो मदद के लिए शास्त्री जी को बुलाया गया। वो ऐसी आत्माओं को काबू करने में माहिर माने जाते थे। तो प्लान ये बना कि मुंजिया का सामना उसी के गढ़ में किया जाएगा, यानी उसी पीपल के पेड़ के पास। तो आधी रात को आर्यन को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। उसे पेड़ से जंजीरों से बांध दिया गया। ज्यादा देर नहीं लगी और मुंजिया सामने आ गया, बिल्कुल आर्यन की शक्ल में, लेकिन उसका आधा चेहरा जला हुआ था। वो इतना ताकतवर था कि उसने सीधा शास्त्री जी पर ही हमला कर दिया। पर जैसे ही उसने सई की तरफ कदम बढ़ाया, अपनी बहन को बचाने के जुनून में आर्यन को इतनी ताकत मिली कि उसने लोहे की जंजीरें ही तोड़ डाली। मौका देखते ही आर्यन ने एक अभिमंत्रित खड्ग, मतलब एक खास तलवार, सीधा पीपल की जड़ में घोंप दी। मुंजिया का शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन खत्म होने से ठीक पहले उसने ये खौफनाक चेतावनी दी
कि उसे मारा जा सकता है, पर उसकी प्यास फिर लौटेगी। और जैसे ही उसने ये कहा, वो विशाल पेड़ एक जोरदार धमाके के साथ बीच से फट गया और काली राख के ढेर में बदल गया। एक पल के लिए तो सबको लगा कि चलो, बुराई का अंत हो गया, पर वो गलत थे। ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। असल में बुराई खत्म हुई ही नहीं थी, उसने तो सिर्फ अपना ठिकाना बदल लिया था। वो पेड़, वो तो बस एक दरवाजा था। असली दुश्मन तो अभी वहीं था, बल्कि अब तो पहले से कहीं ज्यादा करीब था। और इस बात का पता कैसे चला? बेहद डरावनी तरीके से। आर्यन आईने के सामने खड़ा था और सई ने एक चीज नोटिस की कि आर्यन तो हिलडुल रहा है, पर आईने में जो उसकी परछाई है वो एकदम स्थिर है और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान है। बस सब समझ गए, मुंजिया अब घर के अंदर ही है। तभी काका साहिब को याद आया कि घर के नीचे एक पुरानी काल कोठरी भी है, एक तहखाना जो पिछले 100 सालों से बंद पड़ा था। अब ये साफ था, मुंजिया ने उसी जगह को अपना नया ठिकाना बना लिया था। तो अब तैयारी थी आखिरी लड़ाई की, एक ऐसी जंग जो घर के अंदर उसी काल कोठरी में लड़ी जानी थी। और इस बार दांव पर सिर्फ सई की जान नहीं, बल्कि पूरे परिवार का वजूद था। काल कोठरी के अंदर मुंजा अपने सबसे भयानक रूप में सामने आया, जिसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। लेकिन इस बार परिवार भी पूरी तरह तैयार था। सई ने नर्मदा नदी के पवित्र जल से उस पर हमला किया और ठीक उसी वक्त शास्त्री जी ने उसकी असली कमजोरी का राज खोला, उसकी अस्थियां। और वो अस्थियां उसी काल कोठरी में रखे एक पुराने संदूक के अंदर थीं। बस यही मौका था। आर्यन ने पास में पड़ी एक मशाल उठाई और पूरी ताकत से उस संदूक पर दे मारी। जैसे ही संदूक ने आग पकड़ी, एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानों की नहीं हो सकती थी। मुंजिया का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया और वो चीखता रहा जब तक कि वो हमेशा के लिए राख नहीं बन गया। और फिर सब कुछ शांत हो गया। मुंजिया जा चुका था। लेकिन क्या वो सच में गया था? देखिए, घर से खतरा तो टल गया था, पर उस खौफ ने, उन डरावनी यादों ने परिवार के दिल और दिमाग पर एक ऐसा जख्म छोड़ दिया था जो शायद अब कभी नहीं भरेगा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब कोई कहानी खत्म हो जाती है तो क्या उसका डर भी मर जाता है, या फिर वो हमारी यादों में और लोक कथाओं में हमेशा के लिए जिंदा रहता है।